हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम मेडिवल हिस्ट्री के तुर्कों का आक्रमण वाले पार्ट में मोहम्मद गौरी को पढ़ेंगे। ठीक है। इससे पहले हम लोग देख चुके हैं इस्लाम धर्म का उदय, उसके बाद में महमूद गजनबी, ठीक, इसको पढ़ चुके हैं। और भारत पर मोहम्मद बिन कासिम भी आक्रमण करता है, उसके बारे में भी डिटेल से चर्चा हो चुकी है। तो ये मेडिवल हिस्ट्री मध्यकालीन इतिहास का पार्ट 4 है। ठीक, तो अगर आपने पार्ट 3 तक नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उसको देख लीजिए, उसके बाद में इस वीडियो को देखिए। ठीक, तो आपको समझ में ज़्यादा आएगा। आज हम बात करेंगे मोहम्मद गौरी के बारे में। ठीक, मोहम्मद गौरी गौर नामक स्थान का था। ठीक, कहाँ का था? गौर नामक स्थान का था। ठीक, और ये गौर जो है ये अफ़गानिस्तान के क्या नाम है, गजनी नामक स्थान के आसपास का क्षेत्र है। ठीक, इसने पहले गौर पर आकर क्या नाम है अधिकार करता है, उसके बाद में ये धीरे धीरे साम्राज्य विस्तार में गजनी पर भी क्या कर लेता है, अधिकार कर लेता है। ठीक, कब? 1173 पर गजनी में अधिकार कर लेता है। ठीक, इससे पहले हम गजनी पर बताए थे किसका, महमूद गजनबी का अधिकार था। ठीक, अब हम देखेंगे मोहम्मद गौरी ने 1175 ईस्वी में प्रथम बार मुल्तान पर आक्रमण किया था। कब? ये सारे क्षेत्र सबसे पहले भारत के क्षेत्र माने जाते थे। ठीक तो 1175 में, ये आपको याद रखना है, 1175 में प्रथम बार मुल्तान पर आक्रमण किया था। उसके बाद में 1176 ईस्वी में इसने सिंध पर आक्रमण किया था। कहाँ पर? सिंध पर आक्रमण किया था। ये दोनों क्षेत्र फिलहाल अभी पाकिस्तान में हैं। ठीक, आगे अभी देखेंगे। इसके बाद में 1178 ईस्वी में, कब? 1178 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण किया। मोहम्मद गौरी ने 1178 पर गुजरात पर आक्रमण किया था। और यहाँ गुजरात का राजा जो था वो भीमदेव द्वितीय था, यानी भीमदेव सेकेंड। इसका एक और नाम है मूलराज द्वितीय। ठीक, क्या नाम है? मूलराज द्वितीय। ठीक, इनसे युद्ध होता है, किंतु भीमदेव ने अपनी विधवा माँ नायका देवी के नेतृत्व में माउंट आबू पर्वत के निकट गौरी को क्या कर देता है, परास्त कर देता है। और मोहम्मद गौरी की भारत में ये पहली पराजय होती है। ठीक, ये भी पूछा जाता है कि मोहम्मद गौरी की प्रथम पराजय कब हुआ था। ठीक, तो कब हुआ था और कहाँ हुआ था? 1178 में हुआ था। ठीक, ये 1178 में कहाँ? माउंट आबू पर्वत के निकट में गुजरात में हुआ था। इसका नेतृत्व इधर से भारत की तरफ से कौन कर रहा था? नायका देवी कर रही थी। ठीक, और इसके पुत्र का नाम क्या था? भीमदेव या मूलराज द्वितीय। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। ठीक, अब हम देखेंगे सन 1179 में। ठीक, कब? 1179 ईस्वी में पेशावर, ये भी पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक, और 1181 ईस्वी में लाहौर, ये भी पाकिस्तान का क्षेत्र है। 1189 ईस्वी में भटिंडा आदि के क्षेत्रों को विजित कर लेता है, यानी यहाँ सबके छोटे छोटे राजाओं को हरा देता है। ठीक, और 1190 तक पूरे पंजाब को ये क्या करता है, जीत लेता है। इसका अधिकार 1190 तक पूरे पंजाब को अपने अधिकार क्षेत्र में कर लेता है। ठीक, जब ये भटिंडा को जीतता है तभी स्थिति बनती है। ठीक, इससे क्या नाम है, तराइन का प्रथम युद्ध। ये स्थिति अभी आगे बताएंगे हम। अब पंजाब जीतने के बाद उसके राज्य की सीमाएं जो हैं वो दिल्ली और अजमेर के शासक पृथ्वीराज तृतीय, ठीक, पृथ्वीराज चौहान के राज्य से मिलने लगी। जिन दिनों मोहम्मद गौरी भारत पर आक्रमण कर रहा था, यानी अपना राज्य विस्तार कर रहा था, उसी समय चौहान वंश के राजा पृथ्वीराज चौहान यानी पृथ्वीराज तृतीय भी अपने राज्य का विस्तार करने में भारत में लगे थे। ठीक, अब एक तरफ से तो मोहम्मद गौरी अपने राज्य विस्तार कर रहा था और इधर से भारत में पृथ्वीराज चौहान भी इसी में लगे थे। और अब स्थिति बन जाएगी इन दोनों में युद्ध की, क्योंकि अब इन दोनों की सीमाएं आपस में मिलने लगी हैं। ठीक, अब हम देखेंगे जब मोहम्मद गौरी भटिंडा पर ये जब अधिकार करता है भटिंडा पर, उसी के बाद इन दोनों के बीच किसके बीच में, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच में युद्ध की स्थिति बन जाती है। ठीक, और ये दोनों क्या नाम है, हरियाणा के तराइन में इनकी दोनों की सेनाएं क्या होती हैं, आमने सामने आ जाती हैं। तो ये तराइन का प्रथम युद्ध होगा। और तराइन का प्रथम युद्ध कब होगा? 1191 ईस्वी में होगा।
कब होगा? 1191। गौरी तथा पृथ्वीराज के मध्य पहला युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ। इस युद्ध में गौरी पराजित हो गया। ये मोहम्मद गौरी की दूसरी पराजय थी, ठीक। और यहाँ से ये जान बचाकर भाग जाता है। और गौरी की दूसरी पराजय थी ये पृथ्वीराज चौहान से प्रथम, ठीक। एक इससे पहले युद्ध हार जाता है गुजरात वाला, ठीक, मूलराज द्वितीय से। अब मोहम्मद गौरी 1 साल तक चुप बैठेगा, ठीक, युद्ध के मामले में चुप रहेगा और अपनी सैन्य शक्ति को यहाँ और विशाल करेगा और मजबूत करेगा, ठीक। उसके बाद में पुनः 1 साल बाद फिर से आक्रमण करेगा ये, ठीक। अब आगे देखते हैं हम लोग। 1 साल तक मोहम्मद गौरी शांत रहा, ठीक। 1 साल तक मोहम्मद गौरी शांत रहा और इस दौरान अपनी सेना को और शक्तिशाली बनाया, ठीक। फिर क्या होगा? तराइन का द्वितीय युद्ध हो जाएगा। अब ये मोहम्मद गौरी अपनी एक विशाल सेना लेकर तराइन के मैदान पर फिर से आ जाती है, ठीक, और पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध आक्रमण कर देती है। गौरी ने 1192 ईस्वी में, कब? 1192 ईस्वी में पुनः पृथ्वीराज पर आक्रमण किया और दोनों के बीच फिर से तराइन के मैदान में भीषण युद्ध हुआ। इस बार पृथ्वीराज की क्या हो गई? पराजय हो गई, ठीक, और मोहम्मद गौरी जीत जाता है। यह युद्ध 1192 यानी तराइन मतलब बहुत ही निर्णायक सिद्ध हुआ। इसी युद्ध के बाद ये जो तुर्क थे, ये इनका जो भारत का द्वार इनके लिए खुल गया, ठीक। अब जीत के लिए तुर्कों का भारत में द्वार खुल गया और जिससे सल्तनत काल की शुरुआत हुई। क्लियर? अब हम देखेंगे चंदावर का युद्ध। 1192 की तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद अब मोहम्मद गौरी मार दिया जाता है। यहाँ तक कि कहा जाता है कि इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की दोनों आंखें गरम सलाखों से फोड़ भी दी जाती हैं, ठीक। उसके बाद में चंदावर का युद्ध करेगा ये मोहम्मद गौरी और ये करेगा 1194 ईस्वी में, ठीक, 2 साल बाद। और ये युद्ध होता है मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में। क्लियर? जयचंद के बीच में होता है। इस युद्ध में भी गौरी क्या होता है? जीत जाता है, ठीक। मोहम्मद गौरी एवं उसके सेना नायकों ने ग्वालियर, बयाना, बिहार एवं बंगाल पर भी विजय प्राप्त किया, ठीक। और मोहम्मद गौरी की मृत्यु 1206 ईस्वी में हो जाता है। 1206 में ये यहाँ अपना क्या नाम है जो राज्य होता है भारत में जीता हुआ, ये कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप करके ये वापस जा रहा होता है। तो रास्ते में एक जनजाति मिल जाती है और उन जनजातियों को मतलब ऐसा महसूस होता है कि मोहम्मद गौरी हमारे ऊपर आक्रमण करने आ रहा है, ठीक। तो इसीलिए खोखरो जनजाति मोहम्मद गौरी को घेर करके इसकी हत्या कर देते हैं, ठीक। वो कौन सी जनजाति थी? खोखरो जनजाति। क्लियर? इसके समय संपूर्ण उत्तर भारत उसके अधीन आ चुका था। इन सब सारे जगहों को जीतकर, जैसे ग्वालियर, बयाना, बिहार, बंगाल आदि को जीत लेता, उत्तर भारत में पूरा इसका अधिकार हो जाता है, ठीक। और मोहम्मद गौरी को भारत में तुर्की साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक इसी को माना जाता है, ठीक। और इसके बाद इसकी मृत्यु के बाद में स्टार्ट होगा दिल्ली सल्तनत। क्लियर? आगे देखते हैं। दिल्ली सल्तनत के बाद में मुगल साम्राज्य आएगा। तो एक एक करके सभी को देखा जाएगा यहाँ पर। अब हम देखेंगे कि जो मोहम्मद गौरी था इसके कई गुलाम थे, ठीक, कई सेनापति भी थे और वो सब सारे क्या थे? उस समय प्रथा थी गुलामों को रखना, ठीक। लोग जैसे इस अभी के समय में देखते हैं, जैसे जानवरों में जैसे गाय हुआ, भैंस हुआ, इन सब की, या घोड़ा हुआ, इन सब की खरीदारी होती है, ठीक। और ऐसे ही पहले क्या होता था कि लोगों को खरीद करके गुलाम बना के रखा जाता था। तो मोहम्मद गौरी के पास कई गुलाम थे, उसमें से 2-3 काफ़ी इम्पॉर्टेंट गुलाम थे और काफ़ी कुशल नेतृत्व क्षमता उनके अंदर काफ़ी अच्छी थी। तो उनके बारे में हम देखेंगे। तो 2 इम्पॉर्टेंट इसके हम देखेंगे गुलाम, ठीक। एक है कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक। कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था, ठीक। चंदावर का जब युद्ध हुआ था जयचंद के साथ 1194 ईस्वी में, तो भारत के जीते गए क्षेत्रों को गौरी ने अपने गुलाम ऐबक को प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करके वापस गजनी के लिए रवाना हो जाता है, ठीक। भारत का जो क्षेत्र है चंदावर युद्ध के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक को ये सौंप देता है अपने प्रतिनिधि के तौर पर, ठीक। और उसके बाद में देखेंगे दूसरा है ये, ठीक, इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। बहुत खतरनाक गुलाम था, ठीक। ये अब इसके बारे में हम देखेंगे। ये
नियुक्त किया? इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। बिहार व बंगाल को जब ये जीतता है तो उसमें सबसे अधिक भूमिका किसकी होती है? यही बख्तियार खिलजी की होती है। ठीक। विजय के बारे में, बिहार व बंगाल के विजय के बारे में गौरी और ऐबक ने सोचा भी नहीं था, वह काम इसने कर दिया था। इसने नालंदा व विक्रमशिला विश्वविद्यालय को बिल्कुल तहस नहस कर दिया, वहाँ तोड़फोड़ मचा दी। ठीक। और उसमें आग भी लगा दिया गया। ठीक। और ये कहा जाता है नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगने के 1 महीने तक वो पूरा विश्वविद्यालय क्या रहा, किताबें जो वहाँ के ग्रंथ थे और सारी चीज़ें जलती नहीं, लगभग 1 महीने तक। ठीक। आगे देखते हैं हम। ठीक। सॉरी, अब ये लास्ट स्लाइड था आज का, तो अब इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में और कुछ सीखेंगे, देखेंगे। ठीक। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कुछ कमियां थोड़ी सी दिख रही हैं आपको तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक। इससे पहले हम एक वीडियो अपलोड किए थे महमूद गजनवी के बारे में। ठीक। किसके बारे में? महमूद गजनवी के बारे में। तो उसमें थोड़ी सी त्रुटि हो गई थी। ठीक। जो उत्पी था उसमें हमने बता दिया था कि उत्पी द्वारा एक किताब लिखा गया था, किताबुल हिंद। ठीक। तो ये किताबुल हिंद जो है ये उसकी पुस्तक नहीं थी, उसमें दोनों को बता दिए थे। अलबरूनी की पुस्तक है किताबुल हिंद। ठीक। तो उसमें हमने गलती से बोल दिया था जो किताबुल हिंद है वो क्या नाम है, उत्पी है। तो किताबुल हिंद नहीं है, उसमें किताबुल यामिनी है। ठीक। क्या है? किताबुल यामिनी है, उत्पी द्वारा लिखा गया। तो उसको आप लोग सुधार कर लीजिएगा। ठीक। वीडियो अपलोड करने के बाद में हमने उसमें देखा तो ये थोड़ी सी त्रुटि हो गई थी, तो उसको आप लोग सुधार लीजिएगा। क्लियर?